Hello, welcome to Zen Study. As you know that our modern history course is going on. हमने अपने पहले लेक्चर में एडवेंट ऑफ यूरोपियन की बात की थी। हमने उसमें देखा कैसे पुर्तगीज, डच, ब्रिटिश, फ्रेंच इंडिया में आके अपनी एक्सपेंस करते हैं अपने ट्रेड को। ट्रेड से कैसे वो टेरिटरी तक आते हैं, इन सारी चीज़ों पे हमने बात की थी। आज हम अपने लेक्चर को आगे की तरफ लेके जाते हैं और सबसे बड़ी पावर उसमें से जो उभर के आई थी वो थी ब्रिटिश। आज हम उसके कॉन्क्विस्ट के बारे में पढ़ेंगे। लाइन बाय लाइन हम मॉडर्न हिस्ट्री में आगे बढ़ते जाएंगे। तो हमारे आज के टॉपिक जो ब्रिटिश टॉपिक है, इसका बैकग्राउंड क्या था। हमने देखा कैसे ब्रिटिश जहांगीर के कोर्ट में आते हैं, कैसे हॉकिंस आते हैं वहाँ उसके कोर्ट में अपनी फैक्ट्री के लिए डिमांड करते हैं। फिर थॉमस रॉय आते हैं और वो इम्प्रेस करते हैं पुर्तगीज के कंपैरिजन में। ब्रिटिश इंप्रेस कर पाते हैं जहांगीर को। जहांगीर उन्हें परमिशन भी देता है अपनी फैक्ट्री बनाने का। मसूलीपट्टनम और सूरत में उनकी फैक्ट्री भी बनाई जाती है। आगे कैसे ये प्रोसेस बढ़ता है, कैसे वो मुगल को एक्सेप्ट करवा पाते हैं अपनी फैक्ट्रीज के बारे में, कैसे वे कॉन्केस्ट करने लगते हैं, कैसे रूल करने लगते हैं और कैसे उन्होंने हमें अपनी कॉलोनी बनाई, इसकी कहानी आज हम पढ़ेंगे। क्या क्या उन्होंने अपने टूल्स इस्तेमाल किए, कौन कौन से उनके टूल्स थे, उन सभी चीज़ों पे हम आज डिस्कशन करेंगे और हमारे आज के टॉपिक को हम आगे लेके चलेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं अपने टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। कैसे एक्सपेंशन हो पाया। जैसा कि हमने देखा 1526 में, अगर हम मेडिवल हिस्ट्री की बात करें तो बैटल ऑफ पानीपत होता है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, जहां से मुगल एम्पायर इंडिया में एस्टेब्लिश होता है। तो एक तरफ जहां मुगल एम्पायर एस्टेब्लिश हो चुका है, जो कि बहुत हैवी एम्पायर है, जिसका एक्सपेंशन बहुत अच्छा खासा है इंडिया में, साउथ तक, साउथ से लेकर अफगानिस्तान तक हर इलाके में उनका रूल हो रहा है। गुजरात में उनका रूल हो रहा है, दिल्ली उनकी कैपिटल है। तो कैसे ब्रिटिश इनको सुपरसीड कर पाते हैं। पैरेलली कहीं ना कहीं आपने देखा, मैंने पिछले लेक्चर में बताया भी कि अकबर के साथ साथ क्वीन एलिजाबेथ जो कॉन्टेम्परेरी होती हैं उनकी, वहां से एक वो चार्टर पास करवाती हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। वो आके यहाँ ट्रेड करना स्टार्ट करती है। अकबर का टेन्योर हमने देखा, हमने जहांगीर का टेन्योर देखा। शाहजहां के दौर में भी पीटर मुंडी नाम के एक जो हमारे ब्रिटिश इन्वेडर होते हैं, इन्वेडर बोलिए या ट्रेडर बोलिए, वो आते हैं यहाँ पे और वो भी ट्रेड को आगे लेके जाते हैं। ये सारे प्रोसेस चल रहे थे और दौर आ चुका होता है औरंगजेब का, जो 1707 में जिनकी डेथ हो जाती है। औरंगजेब मुगल एम्पायर के सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे स्ट्रॉन्ग लास्ट रूलर में से थे। इनके बाद डिक्लाइन ऑफ मुगल शुरू हो जाता है। जो हमने बाबर से सिलसिला शुरू किया था वो आके औरंगजेब पे खत्म होता है। औरंगजेब वाज द लास्ट मुगल एम्पायर जिन्होंने फाइट दिया इन ब्रिटिश पावरों को। क्या होता है, कैसे औरंगजेब के बाद चीजें चेंज हो जाती है, क्या सिनारियो हो जाता है। हमारे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की शुरुआत ही औरंगजेब के पतन के बाद होती है। तो हमारी स्टोरी में हमने देखा पावरफुल मुगल बिगिन टू डिक्लाइन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी। जब 1707 में जब मुगल एम्परर, मैं कहूँ लास्ट स्ट्रॉन्ग मुगल एम्परर औरंगजेब की डेथ हो जाती है, उसके बाद जो रूलर्स आते हैं वो बहुत वीक रूलर्स आते हैं, लाइक फर्रुखसियार, लाइक मोहम्मद शाह रंगीला, शाह आलम। ये सारे रूलर्स आते हैं जो उतने पावरफुल नहीं होते, जिनके अंदर रूलिंग कैपेबिलिटी नहीं होती है। वो अपने ही नशे में, अपनी ही चीज़ों में वो इन्वॉल्व रहते हैं और जिसकी वजह से ब्रिटिश इसका फ़ायदा उठाते हैं और ब्रिटिश सुपरसीड कर पाते हैं। ब्रिटिश अपनी पावर को इम्प्लीमेंट कर पाते हैं, अपनी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी को लगाते हैं और वो डिवाइड एंड रूल करके इंडिया को बाइफरकेट कर देते हैं। मुगल के टाइम में जो एक टोटल इंडिया का कॉन्सेप्ट था, एक जो टोटल टेरिटरी थी, उसको ये लोग कहीं ना कहीं ब्रेक डाउन करने में कामयाब हो पाते हैं। रेन ऑफ औरंगजेब का जो टेन्योर रहता है वो 1658 से 1707 तक रहता है एंड ही वॉज द लास्ट मुगल एम्परर जिन्होंने फाइट किया था और ही वॉज द फर्स्ट जिन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ वॉर किया था। औरंगजेब वॉज द फर्स्ट रूलर जिनसे ब्रिटिश की फाइट होती है, जिनसे ब्रिटिश का कॉन्ट्रडिक्शन होता है और वहां पे ये फाइट की शुरुआत होती है। मार्क द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ मुगल अथॉरिटी इन इंडिया। यहां से मुगल अथॉरिटी खत्म होती है। और क्या चीजें होती हैं जिसकी वजह से, क्या मुगल के अलावा और कोई पावर नहीं थी जो ब्रिटिश को टक्कर दे पाती? बहुत सारी पावर्स थी, जैसा कि हमारी मराठा, बहुत ही बड़ी आर्मी मराठा की जो ब्रिटिश को फाइट देने के कैपेबल थी। और मुगल के डिक्लाइन, जहां मुगल डिक्लाइन कर रहा था वहां मराठा का एक्सपेंशन हो रहा था, मराठा राइज कर रहे थे। फिर ऐसी क्या चीज़ होती है कि मराठा कमज़ोर पड़ जाते हैं? वो पावर जो ब्रिटिश को बहुत आसानी से
सक्सीड कर सकती थी, वो पावर जो ब्रिटिश को आसानी से हरा सकती थी, क्या ऐसी प्रॉब्लम आती है? तो कुछ इन्वेजन्स होते हैं, उन इन्वेजन्स को हमें देखना पड़ेगा ब्रिटिश की पॉलिसी को समझने से पहले। जो हमारे एक्सटर्नल चैलेंजेस होते हैं, एक्सटर्नल चैलेंजेस में अगर हम बात करें तो सबसे मेन जो हमारे ईरानियन इन्वेजन होते हैं, जिसमें नादिर शाह का नाम सबसे ऊपर आता है। नादिर शाह 1739 में इंडिया पे अटैक करते हैं। दे वे लूटर्स, ये लूटने के लिए इंडिया आते हैं 1738-39 के टेन्योर में, और एक बैटल ऑफ करनाल होती है। ये बैटल ऑफ करनाल में ये बहुत नुकसान पहुंचाते हैं इंडिया का, और इवन नादिर शाह एक पिकॉक थ्रोन बनाया था शाहजहां ने, उसको ये लेकर चले जाते हैं। शाहजहां का बनाया हुआ पिकॉक थ्रोन तक वो लेके चले जाते हैं। आप समझिए उस वक्त मुगलों की क्या हालत थी कि एक इन्वेडर आता है और उनके थ्रोन जिसमें वो रूल करते हैं, जिसमें बैठ के उनके पूर्वजों ने रूल किया, उस तक को नहीं बचा पाते। कहा भी जाता है कि दिल्ली से पालम तक हुकूमत पहुंच चुकी थी मुगल एम्पायर की उस वक्त। दूसरा एक अटैक होता है जो मराठा को बहुत कमज़ोर करता है, वो अटैक था अहमद शाह अब्दाली का। अहमद शाह अब्दाली जब थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761 में मराठा के साथ रहते हैं, लड़ते हैं, और बहुत ही ब्रूटली सप्रेस करते हैं मराठा को, और सारी चीज़ों को लूट कर वो लेके चले जाते हैं। वहाँ से बहुत बड़ा नुकसान होता है। जो उनकी मिलिट्री वेल्थ होती है वो डाउन हो जाती है, जो उनका मोराल होता है वो डाउन हो जाता है, और उस मोराल डाउन के फेज़ में आके ब्रिटिश इसका फ़ायदा उठाती है। जब इंडिया वाले अफ़गानिस्तान से आए, इस अहमद शाह अब्दाली, नादिर शाह जो ईरान से आता है, उससे इन्वेड कर रहे होते हैं, तब ब्रिटिश कहीं ना कहीं अपनी रणनीति बना रहे होते हैं, कैसे हमें अपनी एक्सपेंशन थ्योरी को लगाना है, कैसे हमें अपनी एक्सपेंशन पॉलिसी को आगे बढ़ाना है, कैसे हम इंडिया को डिवाइड करके, कैसे अलग अलग टेरिटरी में फ़ाइट करवा के, कैसे बाइफर्केशन करके हम यहाँ पे रूल कर सकते हैं। आगे चलते हैं, हम बात करते हैं वीक रूलर्स आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगज़ेब। कौन कौन से ऐसे रूलर्स थे जिनके बारे में हमें जानना ज़रूरी है। जब औरंगज़ेब 1707 में इनकी डेथ हो जाती है, उसके बाद मुग़ल एम्पायर को संभालने के लिए जो किंग आते हैं, उनका नाम होता है बहादुर शाह वन। ही वॉज द वीकेस्ट एंड वेरी फ्यूटाइल, वेरी कंजर्वेटिव, जिसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी ही नहीं होती है। इनके दौर में मुग़ल इनके हाथ में आ जाता है, जो इसको संभाल नहीं पाते। इसके बाद और भी वीक रूलर आते हैं, जैसे जहांदर शाह आते हैं। जहांदर शाह से रिलेटेड हमें एक चीज़ याद रखनी है कि एक इजारा सिस्टम होता है। इजारा सिस्टम की शुरुआत करते हैं, उस किंग का नाम जहांदर शाह होता है। ये जिजिया जो एक टैक्स लगाया गया था औरंगजेब के द्वारा, उसको ये अबॉलिश करते हैं। तो इन्होंने अपनी सेकुलर टेंडेंसी दिखाते हुए, औरंगजेब जैसा कि कट्टर मुगल एम्पायर माना जाता था, उस चीज़ को, ये रिलीजियस टॉलरेंस को दिखाते हैं और जिजिया को अबॉलिश करते हैं जहांदर शाह। उसके बाद जो हमारे रूलर आते हैं, फर्रुखशियार, वेरी इंपॉर्टेंट इन द हिस्ट्री, वेरी इंपॉर्टेंट इन द मॉडर्न हिस्ट्री, वेरी इंपॉर्टेंट इन द ब्रिटिश एक्सपेंशन। फर्रुखशियार जो कि एक बहुत ही वीक किंग में से एक थे, जिनके टेन्योर में एक चार्टर, ये एक परमिट देते हैं ब्रिटिश को। इसके पीछे की भी एक स्टोरी थी कि एक बार एक बीमार पड़ जाते हैं और इनका इलाज नहीं हो पाता है, तो एक डॉक्टर होते हैं जो ब्रिटिश डॉक्टर होते हैं, वो आके इनका इलाज करते हैं, और उस चीज़ के बदले में ये उनको फ्री ट्रेड करने का एक चार्टर दे देते हैं, जिसको कि हम मैग्ना कार्टा के नाम से भी जानते हैं। वही मैग्ना कार्टा जहाँ से शुरुआत हो जाती है ब्रिटिश को फ्री ट्रेड करने की शुरुआत, ब्रिटिश को फ्री ट्रेड करने की परमिशन जो सबसे पहला किंग देता है, वो फर्रुखशियार का वो फरमान होता है, जहां से ब्रिटिश ट्रेड करना स्टार्ट कर देते हैं। पॉलिसी ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस, फर्रुखशियार के नाम के साथ पॉलिसी ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस की बात आती है। यहाँ पे हमने देखा अदर किंग्स लाइक औरंगजेब, और भी कई ऐसे किंग्स आए हिस्ट्री में जो कि रिलीजियस टॉलरेंस की बात नहीं करते हैं। वहीं कुछ किंग्स जो मोहम्मद बिन तुगलक टाइप के और अलाउद्दीन खिलजी टाइप के लोग, जो रिलीजियस टॉलरेंस और अपनी आर्मी के एक्सपेंशन में ध्यान देते हैं। आगे और भी कुछ ये सबसे इंपॉर्टेंट, हम फरमान्स की बात कर रहे थे। एक फरमान जो 1717 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया जाता है, स्पेशली उनको मोनोपोली दे दी जाती है, फ्री ट्रेड की मोनोपोली दे दी जाती है। अब आगे जो रूलर्स बन रहे थे, उसमें क्या हो रहा था, ये नोबल्स, जो इनके कोर्ट के नोबल्स होते थे, उनकी मदद से एम्पायर चल रहा था, उनकी मदद से मुगल किंग का फॉर्मेशन हो रहा था। एक सैयद ब्रदर्स आते हैं, स्टोरी में सैयद ब्रदर्स आते हैं जो फर्रुखशियार को डिथ्रोन कर देते हैं बिकॉज ही वॉज नॉट एबल किंग। तो वहां पे जब नोबल्स के थ्रू, हमने
हिस्ट्री में देखा, हमने मेडिवल हिस्ट्री में भी देखा, हम जब दिल्ली सल्तनत पढ़ते हैं हमने वहां भी देखा कि जब नोबल्स के पास ज्यादा पावर होती है तो राजा वीक होने लगता है, और एक राजा स्ट्रांग तभी होता है जब वो अपने नोबल्स को कंट्रोल कर पाता है, तभी वो अपनी टेरिटरी को भी कंट्रोल कर पाता है। तो ये सैयद ब्रदर्स जो होते हैं ये डिथ्रोन करते हैं, और ये पहले मुगल एम्परर बनते हैं जो अपने नोबल्स के द्वारा मारे जाते हैं। फारूक शेर वॉज द फर्स्ट मुगल किंग हु वॉज किल्ड बाई देयर नोबल्स। उसके बाद और भी वीक किंग्स आते हैं, इनके बारे में तो कहा जाता है कि ये 2 दिन और 4 दिन के लिए रफीउद्दौला एंड रफीउद्दर्जात, ये 2 दिन 4 दिन के लिए राजा बनते हैं। तो मुगल की हालत कितनी सख्ती है आप देख सकते हैं, यहाँ कितने बुरे हाल से मुगल जा रहे हैं। अहमद शाह अब्दाली के अटैक के बाद मराठा भी कमजोर बने पड़े हैं। तो ये सारे सर्कमस्टांसेस मिलने के बाद ब्रिटिश को एक बहुत ही सुनहरा मौका मिल जाता है। उनकी ग्राउंड बन जा चुकी होती है, उनके लिए पिच तैयार होता है बैटिंग करने के लिए, और वो फिर बैटिंग करने में अपनी स्ट्रैटेजी को लगा के उतरते हैं। और हमने कैनेटिक वॉर में देखा कि उन्होंने कैसे फ्रेंच को साइड कर दिया है, डच को साइड कर दिया है। तो जितनी भी पावर्स उनसे फाइट करने वाली थी सबको उन्होंने साइड कर दिया था। अब उनके पास सारा मौका था कि वो इंडिया में एक्सपेंस कर सकते थे, अपनी एक्सपेंशन को ला सकते थे और इंडिया वालों को रूल कर सकते थे, कॉलोनी बना सकते थे। कैसे वो लेयर बाय लेयर आगे बढ़ते हैं, कौन कौन सी पॉलिसीज लाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिसीज के बारे में आज हम बात करेंगे। जैसे हमारी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की पॉलिसी, जैसे हमारी सब्सिडरी अलायंस की पॉलिसी, जैसे हमारे परमानेंट सेटलमेंट की पॉलिसी, ये सारी चीजें लाके लैंड पे, रेवेन्यू पे, उन रिलीजन पे, सभी चीजों पे अटैक कर करके ये हमें वीक करते हैं और हमें अपनी कॉलोनी बनाते हैं। डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी लगाते हैं। मोहम्मद शाह रंगीला वेरी रंगीला टाइप पर्सन, इसलिए इनके नाम के साथ ही रंगीला लगा हुआ है। इनके टाइम में ही नादिर शाह का इन्वेजन होता है। बैटल ऑफ पलासी, अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट हमारी हिस्ट्री का। ये मैंने ये स्लाइड स्पेशली इसलिए लगाई है ताकि आप देख सकें फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन यहां से बन सकता है। हु वाज द मुगल किंग ड्यूरिंग द बैटल ऑफ पलासी। तो 1757 में बैटल ऑफ पलासी होती है। उस टेन्योर में अगर आप देखें तो 1754 से 1759 तक का जो टेन्योर चलता है वो आलमगीर 2 का टेन्योर चलता है। तो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन अगर बनाती है यूपीएससी तो वहां पे ये चीजें डालती है स्टेटमेंट वाइज। वहां पे आप आलमगीर की जगह आपको बहादुर शाह का नाम दे दिया जाएगा, वहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं। दिस इज द रीजन टू एडिंग दिस स्लाइड। शाह आलम टू से क्या जुड़ी हुई है, तो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, अहमद शाह अब्दाली, जैसा हमने अभी पढ़ा, अहमद शाह अब्दाली का जब अटैक होता है तो वो शाह आलम 2 के टाइम में होता है। अब देखिए कितने वीक किंग्स हैं, यहाँ बैटल ऑफ पलासी हो रहा है, यहाँ अहमद शाह अब्दाली का अटैक हो रहा है। बैटल ऑफ बक्सर की बात अगर हम करें तो इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे कि बैटल ऑफ बक्सर क्या होता है, बैटल ऑफ पलासी में क्या होती है, सारी चीजें। बैटल ऑफ पलासी जो पहली लड़ाई होती है जो ब्रिटिश इंडिया में अपनी एक्सपेंशन थ्योरी के लिए जो फेमस है बैटल ऑफ पलासी से। बट क्यों हम बैटल ऑफ बक्सर को डिसिसिव बैटल कहते हैं, इस चीज पे भी हम बात करेंगे। हम ट्रेटर्स की बात करेंगे। बैटल ऑफ पलासी जब हम पढ़ेंगे तो हम ट्रेटर्स की बात करेंगे, कैसे हमारे जयचंद और जो हमारे मीर जाफर टाइप के लोग, कैसे वो घसीटी बेगम चीट करती हैं अपने ही रूलर को और ब्रिटिश को एक्सपेंस करने में बहुत आसानी होती है और ब्रिटिश आके हम पे रूल करना शुरू करते हैं वहां से। अगर लास्ट रूलर की अगर हम बात करें तो बहादुर शाह, जिनके टाइम में रिवॉल्ट ऑफ 1857 होता है और यहां से मुगल का पतन हो जाता है। अब पैरेलली जहां पे मुगल कमजोर हो रहा था, मुगल की ऑटोनॉमी थी, पूरे मैसूर में मुगल की ऑटोनॉमी थी, अवध में मुगल की ऑटोनॉमी थी, यूपी में मुगल की ऑटोनॉमी थी, बंगाल में ऑटोनॉमी थी, कश्मीर में ऑटोनॉमी थी। तो जब मुगल किंग वहां पे कमजोर पड़ रहा है, जब सेंट्रलाइज्ड पावर ही कमजोर हो रही है, तो ये छोटे छोटे जो इनके सूबे होते थे ये अपने आप में इंडिपेंडेंट बनने लगते हैं। इंडिपेंडेंट रूलर आके इसको रूल करने लगते हैं, ये अपनी मुगल की अथॉरिटी को खत्म कर देते हैं। तो वैसे सिचुएशन में कौन कौन से इंडिपेंडेंट राइज ऑफ रीजनल स्टेट्स, कौन कौन से रीजनल स्टेट उभर के आते हैं, उस पर हम बात करते हैं। रीजनल स्टेट की जब हम बात करेंगे तो हमारा सबसे पहला स्टेट जो आता है वो हम हैदराबाद की बात करते हैं। वही हैदराबाद जो आज तेलंगाना की कैपिटल है। उस हैदराबाद की अगर हम बात करें तो हु वाज द फाउंडर ऑफ हैदराबाद, तो ये हमारे किलिच खान के नाम से, जिसको हम चिंग किलिच खान भी कहते हैं, जिन्हें एक टाइटल था निजामुल मुल्क। निजामुल मुल्क का टाइटल अडॉन करते हैं ये, और ये हैदराबाद के जो फाउंडर हैं वो किलिच खान कहलाते हैं। क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स इनके लाइफ से जुड़ी हुई है? इंपॉर्टेंट इवेंट्स ये है हैदराबाद से रिलेटेड कि बैटल ऑफ शकर खेड़ा जो 1724 में होता है, ये इनके ही टेन्योर में होता है। बैटल ऑफ शकर खेड़ा 1724 इज द टाइम
व्हेन द बैटल हेल्ड। और इसमें जो रिजल्ट आता है, मुगल वाइसराय जो होते हैं दक्कन के, दक्कन वही हैदराबाद एंड दक्कन, ये सारे रीजन एक ही रीजन पे आते हैं। तो यहाँ पे ये मुगल वाइसराय को हरा देते हैं और हैदराबाद को एस्टेब्लिश करते हैं, और यहां से एक टाइटल लेते हैं, ये असफ जाह का टाइटल लेते हैं। इसे हम असफ जाह या असफ जहा भी कह सकते हैं, इसका टाइटल लेते हैं। तो हैदराबाद से रिलेटेड हमने एक बैटल देखी। ये बैटल हमारी 1724 में होती है, जिसको हम बैटल ऑफ शक्रखेरा के नाम से जानते हैं। अब अगर एक तरफ हैदराबाद अपने आप को राइज कर रहा था, हैदराबाद अपने आप को इंडिपेंडेंट कर रहा था, तो और भी अदर स्टेट्स थे और भी अदर प्रोविंसेस थे जो अपने आप को राइज करने की कोशिश करते हैं। कौन सा अदर स्टेट है वो? दूसरा इंपॉर्टेंट इन द इवेंट्स ऑफ हिस्ट्री, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग इट क्रोनोलॉजिकली। दूसरा स्टेट हमारा आता है अवध, फाउंडेड बाय सादत खान। सादत खान बनाते हैं अवध को, जो पहले मुगल के अंदर में आ रहा था, अब वो सादत खान के अंदर में आता है। और इन्होंने भी एक टाइटल लिया जिसको हम बुरहानुल मुल्क का टाइटल कहते हैं। आप देखिए यहाँ पे निजामुल मुल्क का टाइटल लेते हैं किलिच खान, जो हैदराबाद से होते हैं। सादत खान बुरहानुल मुल्क का टाइटल लेते हैं। ये सुसाइड कमिट कर लेते हैं जब नादिर शाह का इन्वेजन होता है, तो ये अपनी टेरिटरी को नहीं बचा पाते हैं, इनके अंदर वो कैपेसिटी नहीं रहती है कि नादिर शाह के इन्वेजन को टॉलरेट कर पाए, तो ये सुसाइड कर देते हैं उस सिचुएशन में, और इसको सक्सीड करते हैं। बाद में अवध जो सक्सीडेड किया जाता है वो सफदर जंग के द्वारा किया जाता है। ऐसे ही बंगाल की पूरी स्टोरी हमें देखनी है, बट हम यहां पे देखेंगे कि बंगाल को मुर्शिद कुली खान फाउंड करते हैं। क्यों मुर्शिद कुली खान? क्यों मुगल का रूल नहीं था क्या यहाँ पे? मुगल के गवर्नर यहाँ पे होते हैं, लेकिन उसको डिफीट करके मुर्शिद कुली खान अपनी इंडिपेंडेंट सॉवरेनिटी बना लेते हैं बंगाल में, और मुर्शिद खां के द्वारा ही रूल किया जाता है। बाद में और भी रूलर्स आते हैं, सरफराज खान आते हैं, अलीवर्दी खान आते हैं, सिराजुद्दौला आते हैं, मीर जाफर, मीर कासिम, पूरी स्टोरी इस पे चलती है। मैसूर की अगर हम बात करें, वही मैसूर जहां से टीपू सुल्तान और हैदर आते हैं, हैदर अली आते हैं, यहाँ से वादियार डायनेस्टी होती है। यहाँ पे वादियार डायनेस्टी ही यहाँ पे रूल करती है। उसके बाद जो उनके कमांडेंट होते हैं हैदर अली, वो आके रूल करते हैं। क्योंकि वादियार डायनेस्टी वीक पड़ने लगती है तो हैदर अली उसको सुपरसीड करते हैं। फिर हिस्ट्री में फेमस पर्सनैलिटी टीपू सुल्तान, वो आते हैं और वो मैसूर को आगे लेके जाते हैं। फिर ये कहानी सब्सिडरी अलायंस के थ्रू होते हुए खत्म होती है। इन सभी चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। एक ओवरव्यू में आपको दिखा रहा हूँ। इवन इन द साउथ, केरला, अगर हम केरला की बात करें, वहां भी सॉवरिन स्टेट बनता है। मार्तंड वर्मा एक बहुत फेमस पर्सन होते हैं केरला से, बहुत स्ट्रांग रूलर होते हैं मार्तंड वर्मा। वो केरला को अपना इंडिपेंडेंट स्टेट घोषित करते हैं और वो कैपिटल बनाते हैं, त्रिवेणकुर को कैपिटल बनाते हैं। आगे ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट की अगर बात की जाए, क्यों करना चाहते थे ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट, और कौन कौन से इलाके पे ब्रिटिश सबसे ज्यादा नजर जमाए हुए थे? हमने देखा अपनी हिस्ट्री में कि ब्रिटिश या कोई भी यूरोपियन पावर कहां से आती है, तो वो अपने केप ऑफ गुड होप को फॉलो करते हुए, जो पुर्तगाली रूट था वास्को डिगामा का, उसको फॉलो करते हुए वो कहाँ, साउथ इंडिया में पहुंचते हैं, कोचीन में पहुंचते हैं, गुजरात में पहुंचते हैं, और वहां पे ट्रेड करते हैं। मसूलीपट्टनम, सूरत, इन सब इलाके में जो पोर्ट एरियाज होते हैं वहां पे आके रूल करना स्टार्ट करते हैं। लेकिन जब इन्हें मालूम पड़ता है कि बंगाल जहां से सबसे ज्यादा ट्रेड होता है, बंगाल जिसे उस वक्त सोने की चिड़िया कहा जाता था, जहां सबसे ज्यादा मिनरल्स, सबसे ज्यादा माइंस, क्योंकि अगर मैं उस वक्त के बंगाल की बात करूं तो अभी जो मौजूदा वक्त का बिहार, बंगाल, बांग्लादेश, उड़ीसा, झारखंड, ये सारे रीजन को आप कंबाइन करेंगे तब जाके एक कंप्लीट बंगाल बनता है। उस वक्त के बंगाल की बात हो रही है ये। तो बहुत बड़ा इलाका था जहां पे बहुत सारे रिसोर्सेज थे। क्या क्या रिसोर्सेज वहां पाए जाते थे? तो सॉल्ट पीटर, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ब्रिटिश, सॉल्ट पीटर पाया जाता था। राइस की बहुत अच्छी खेती होती थी। इंडिगो, चूंकि वहां उस वक्त प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत हो चुकी थी, और जो ये कपड़े हैं हमारे वो इंडिगो से ही बना करते थे। पीपर, मसाले के लिए फेमस, शुगर, सिल्क, कॉटन, टेक्सटाइल्स एंड हैंडीक्राफ्ट्स। तो ये सभी चीजों का एक ट्रेड रिलेटेड पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो बहुत ज्यादा फर्टाइल लैंड था। ये बहुत फर्टाइल था, जहां पे कि बहुत ज्यादा ट्रेड हो सकता था, बहुत बेनिफिट हो सकता था। इसलिए बंगाल को टारगेट बनाया जाता है। बंगाल को टारगेट बनाने के ये सारे रीजंस के अलावा बंगाल एक पोर्ट वाला इलाका भी होता है, क्योंकि आप देख सकते हैं बे ऑफ बंगाल के किनारे ही बसा हुआ है, तो वहां से इनके ट्रेड, इनके ट्रांसपोर्ट सभी में आसानी होती थी। तो फोर्ट विलियम्स के बाद ये अपना टारगेट बनाते हैं बंगाल को।
जब बंगाल को कन्क्वेस्ट करने की बात आती है तब हम आगे देखते हैं भी, हमने देखा कि मुर्शिद कुली खान वाज द फाउंडर ऑफ बंगाल। जब मुगल एम्पायर से इंडिपेंडेंट किया जाता है तो वहाँ पे मुर्शिद कुली खान आते हैं। जो क्रोनोलॉजी अगर हम देखें तो सबसे पहले मुर्शिद कुली खान आते हैं, फिर सुजाउद्दीन आते हैं, सरफराज खान आते हैं, अली वर्दी खान आते हैं, और ऐसे ही ये सिलसिला चलता रहता है। तो मुर्शिद अली वर्दी खान के बारे में एक इवेंट कहा जाता है कि अली वर्दी खान वाज द फर्स्ट पर्सन और फर्स्ट किंग इन इंडिया जिन्होंने कंपेयर किया था ब्रिटिश पावर को। सबसे पहली बार उन्होंने कंपेयर किया था बी हाइव से। उन्होंने कहा कि ये ब्रिटिश मधुमक्खी के छत्ते की तरह है, ये अपना जब फ़ायदा निकाल लेंगे तो हमें नुकसान पहुंचाएंगे। ये अली वर्दी खान की स्टेटमेंट थी। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन हु वॉज अगेंस्ट द ब्रिटिश पॉलिसीज। Everybody was showing interest, but he was the first person who opposed British and compared it with the beehives. अब हम बात करते हैं बैटल ऑफ पलासी की। वही बैटल ऑफ पलासी जो बंगाल के हिस्ट्री को बदल देता है और बल्कि पूरे इंडिया की हिस्ट्री को बदल देता है। बैटल ऑफ पलासी की अगर हम बात करें तो ब्रिटिश की नजर बंगाल पे थी, सिल्क के लिए थी, कॉटन के लिए थी, हैंडीक्राफ्ट के लिए थी, सॉल्ट पीटर के लिए थी, स्पाइसेस के लिए थी, ब्लैक पेपर के लिए थी। ये सभी चीजें बंगाल में पाई जाती थी। और इंडिया के जितने भी स्टेट और जितने भी प्रोविंसेस थे उसमें सबसे ज्यादा रिच अगर कोई था, हर एतबार से अगर सबसे ज्यादा रिच एंड फर्टाइल कोई था तो वो बंगाल था, जहां से सबसे ज्यादा बेनिफिट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को हो सकता था। और जैसा कि हमने पढ़ा वो 1600 में इंडिया आती है, अराउंड 150 ईयर्स यहाँ का अंदाजा उन्हें हो चुका होता है और वो इस चीज को जान चुके होते हैं कि बंगाल चाहिए। बंगाल अगर हमें इंडिया में रूल करना है तो हमें बंगाल पे रूल करना पड़ेगा। तो बंगाल को रूल करने के लिए जब वो आते हैं तो वहां एक फोर्ट बनाते हैं। वो आपने सुना है चिन्नसूरा। चिन्नसूरा हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में देखा कि चिन्नसूरा में सुल्तानाती में वो अपने फोर्ट बनाते हैं। वो अपनी मिलिट्री की जो स्टेबिलिटी होती है, जो स्टेशंस होते हैं वो बनाते हैं। तो ये सारी चीजें वो पहले से कर रहे थे। लेकिन क्या प्रॉब्लम आती है कि बैटल ऑफ पलासी तक की नौबत पड़ जाती है। जैसा कि हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा, अली वर्दी खान जब रूल करना स्टार्ट करते हैं बंगाल में, उनकी डेथ के बाद जो रूलर आते हैं वो उनके ग्रैंडसन होते हैं जिनका नाम होता है सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला जब रूल करने आते, ही वॉज अ वेरी यंग, डायनेमिक एंड वेरी ब्रेव पर्सन। अली वर्दी खान उनसे पहले वेरी ओल्ड एज पर्सन, तो उनके डिसीजंस भी थोड़े स्टेबल होते थे। बट ये जिसको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, सिराजुद्दौला, ये जब आते हैं तो ये देखते हैं कि ब्रिटिश अपने आप में फोर्टिफिकेशन कर रहे हैं, अपने सारे इलाकों को फोर्टिफाइड कर रहे हैं। और वो रीजन क्या देते हैं कि डच से हमें प्रॉब्लम है तो हम हुगली के बेस पे और जहां जहां हमारी फैक्ट्रीज हैं, जहां जहां हमारे फोर्ट हैं, उसको हम फोर्टिफाइड करते होते हैं। बट सिराजुद्दौला इस बात से बहुत नाराज होते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, अगर आप बंगाल की टेरिटरी में हैं तो आपको फोर्टिफिकेशन करना अलाउड नहीं है। बंगाल इज अंडर सिराजुद्दौला, यू आर नॉट अलाउड टू फोर्टिफाई दैट प्लेस। ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, फिर भी वो फोर्टिफिकेशन करते हैं, एक्सक्यूजेस देते हुए फोर्टिफिकेशन करते हैं। सिराजुद्दौला जाते हैं अपनी आर्मी को लेके, उन्हें रोकते हैं और जो लोग वहां से भाग सकते थे वो भाग जाते हैं। बट एक इंसिडेंट आता है जिस इंसिडेंट को हम हिस्ट्री में ब्लैक होल ट्रेजेडी के नाम से जानते हैं। ब्लैक होल ट्रेजेडी में क्या होता है कि ये जो फोर्ट होता है उनका, इस फोर्ट के अंदर अप्रॉक्स 146 पीपल होते हैं जिनको सिराजुद्दौला अरेस्ट कर लेता है। और इनको अरेस्ट करने के बाद इन्हें एक ऐसे रूम में बंद कर दिया जाता है जहां पे ना लाइट होती है, ना बहुत ज़्यादा वेंटिलेशन होता है, और वहां पे इन 146 लोगों को बंद करके छोड़ दिया जाता है। अगली सुबह जब इन्हें ओपन किया जाता है तो इसमें से 123 के अराउंड लोग डेथ पाए जाते हैं, जिसमें से कुछ ही लोग बचते हैं। कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं दिस इज अ फिक्शियस स्टोरी, ऐसा कुछ इंसिडेंट नहीं हुआ था। कुछ हिस्टोरियंस इसको इंडोर्स भी करते हैं, बट हमारे हिस्ट्री का पोर्शन है तो हम इसको कवर कर रहे हैं कि ये जो इंसिडेंट होता है इसे हम ब्लैक होल थ्योरी के नाम से कहते हैं। कैसे हमें पता चला इस थ्योरी के बारे में, कहाँ से ये स्टोरी आई, किसी ने तो बताया होगा इस स्टोरी के बारे में। तो वो जो पर्सन थे जिन्होंने इसकी बात की, उनका नाम जॉन हॉलवेल था। जॉन हॉलवेल इन 23 लोगों में से बचने वाले एक इंसान थे जिन्होंने बाद में जाके ब्रिटिश में इस स्टोरी को लिखा और बताया, इस स्टोरी के बारे में जिसका नाम हम ब्लैक होल
ट्रेजिडी के नाम से हम जानते हैं। अब जहाँ पे ये ट्रेजिडी हो गई थी, ब्रिटिश को खदेड़ दिया गया था बंगाल से, सभी भाग गए थे। तब जो एक ब्रिटिश के ट्रूप होती है, जो ब्रिटिश के लोग होते हैं, वो ये खबर रॉबर्ट क्लाइव तक पहुंचाते हैं। वही रॉबर्ट क्लाइव जो क्लर्क बन के आता है और वाइसराय तक का सफ़र तय करता है, उसी रॉबर्ट क्लाइव की हम बात कर रहे हैं। जब रॉबर्ट क्लाइव तक ये खबर पहुंचती है तो वो अपनी वॉकिंग आर्मी लेकर वहाँ से चल देता है मद्रास से बंगाल की तरफ, और बंगाल आने के बाद वो सिराजुद्दौला पे अटैक करता है। फिर उनके बीच में एक ट्रीटी होती है जिसको हम अलीपुर ट्रीटी के नाम से जानते हैं। अलीपुर क्यों? क्योंकि उस वक्त बंगाल का जो कैपिटल था वो अलीपुर शिफ्ट कर दिया जाता है। इससे पहले जो कैपिटल्स की अगर हम बात करें तो इसकी कैपिटल बंगाल की ढाका हुआ करती थी, लेकिन मुर्शीद कुली खान जब पावर में आते हैं तो उसे मुर्शिदाबाद शिफ्ट कर देते हैं। अभी करेंट टाइम में सिराजुद्दौला उसे अलीपुर में शिफ्ट कर देते हैं। इसे हम अलीपुर कॉन्स्पिरेंसी, ट्रीटी ऑफ अलीपुर के नाम से भी जानते हैं। तो ट्रीटी ऑफ अलीपुर यहाँ पे होती है सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में, ब्लैक होल ट्रेजिडी के बाद। बट ये ट्रीटी बहुत ज़्यादा दिन चल नहीं पाती है। ये जो पीस एग्रीमेंट इनका बनता है ये बहुत ज़्यादा दिन चल नहीं पाता है, क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव ने मन बना लिया था कि सिराजुद्दौला को बंगाल की गद्दी से हटाना है। अब बंगाल की गद्दी से हटाने के लिए उस पावरफुल, जिसके पास बहुत ट्रूप्स थे, बहुत बड़ी आर्मी थी इन कंपैरिजन टू द ब्रिटिश आर्मी और द आर्मी ऑफ क्लाइव, उसको हटाने के लिए क्या किया जाए? तो इन्होंने षड्यंत्र किया। आपको पता है कि डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी इनकी ग्रीड वाली पॉलिसी, लालच देकर कैसे इंडियन रूलर्स को ये अपने पक्ष में करते थे, ये सारी पॉलिसीज लगाते थे। शाम दाम नंद भेंट जो भी लग सकता था ये सब लगाते थे। तो मीर जाफर वाज अ पर्सन जो सेनापति हुआ करते थे सिराजुद्दौला की आर्मी के। ये जो सेनापति होते थे रॉबर्ट क्लाइव ने इनको अपने टीम में कर दिया, और कुछ ट्रेटर्स के नाम है। अब देखिए, रॉबर्ट क्लाइव फोर्स्ड अ सीक्रेट अलायंस विथ मीर जाफर। इन्होंने अलायंस कर लिया मीर जाफर के साथ। सिराजुद्दौला को जिसके बदौलत फाइट करना है वो बंदा अब क्लाइव की टीम में था। और कौन लोग थे? जगत सेठ, सिराजुद्दौला की ही कोर्ट के इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज में थे। घसीटी बेगम जो इनकी रिलेशन में थी, इनकी आंट हुआ करती थी, उन्होंने भी सपोर्ट कर दिया रॉबर्ट क्लाइव को। और भी कई लोग थे इनके कोर्ट के जो रॉबर्ट क्लाइव के सपोर्ट में आ गए थे। अब जब इनकी एक अच्छी टीम, इनका एक स्ट्रेंथ ही सपोर्ट करने लगे क्लाइव को, तो आप समझ सकते हैं कितना वीक पड़ जाएगा इंसान। और ये इन सब चीजों से अनजान थे, इनको ट्रेटर्स के बारे में पता नहीं था, और ये बैटल ग्राउंड पे पहुंच जाते हैं। बैटल ऑफ पलासी 1757 को जब होता है ये इवेंट, तो उस इवेंट में क्या पाया जाता है कि जितने भी ये ट्रेटर्स थे वो सपोर्ट कर देते हैं, और वहां पे सिराजुद्दौला की हार हो जाती है और सिराजुद्दौला को एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। और यहाँ पे बंगाल की कहानी खत्म हो जाती है। और बंगाल की कहानी खत्म होती है, सिराजुद्दौला की कहानी खत्म होती है। फिर दौर आता है मीर जाफर का। मीर जाफर को एज अ ट्रेटर उनको जो रिवॉर्ड दिया जाता है वो बंगाल की गद्दी दे दी जाती है। जब बंगाल की गद्दी उनको दे दी जाती है, मीर जाफर बिकम द नवाब ऑफ बंगाल। अब मीर जाफर जब बंगाल को रूल करेंगे, उसी रॉबर्ट क्लाइव ने जिन्हें इन्हें तोहफा दिया, तो क्या उनके अगेंस्ट में ये काम कर पाएंगे? ऐसा नहीं हो पाता है। मीर जाफर जब रूल करना स्टार्ट करते हैं तो बहुत अच्छे से रूल नहीं कर पाते हैं। इनको बहुत सप्रेस किया जाता है, इनकी डिसीजन मेकिंग पावर को ख़त्म कर दिया जाता है। तो ही वॉज जस्ट लाइक अ पपेट टू द ब्रिटिश एम्पायर। और इनको जब ये चीज़ पसंद नहीं आती है तो ये डच से जाके मिल जाते हैं। ये कोशिश करते हैं कि डच और ब्रिटिश को हम आपस में लड़वा देंगे। जो पॉलिसी ब्रिटिश कोशिश करते हैं ब्रिटिश इंडिया पे इम्प्लीमेंट करने की, वो कोशिश ये जाके डच से इम्प्लीमेंट करते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं। एक बैटल ऑफ चिन्नसूरा होता है, वहाँ पे डच की हार हो जाती है। उसके बाद मीर जाफर को भी इस कहानी से एलिमिनेट कर दिया जाता है, और उसके बाद जो किंग बनते हैं उनका नाम होता है मीर कासिम। बट वो एबल किंग थे, उनके अंदर क्वालिटीज़ थी। वो आते हैं, एक ट्रीटी होती है वेंसीटार्ट के साथ, वो ट्रीटी 1760 में होती है, और ये सिटिंग जो थ्रोन है बंगाल का थ्रोन, वो मीर कासिम के हाथ में दे दिया जाता है। मीर कासिम जब रूल करने आते हैं तो इनको इनकी स्ट्रैटेजी, ब्रिटिश की स्ट्रैटेजी से वाकिफ थे। ये चीज़ों को अपने हिसाब से डील करते करते, क्योंकि कोई टैक्स मिलता नहीं था इनको, डील करना स्टार्ट करते हैं। एक इंसिडेंट आता है, एक स्टेप लिया जाता है मीर कासिम के द्वारा। ये अपनी कैपिटल को मुर्शिदाबाद से शिफ्ट कर देते हैं मुंगेर। मुर्शिदाबाद जो अभी मौजूदा टाइम बंगाल में पड़ता है, और मुंगेर जो अभी बिहार
के ईस्टर्न रीजन में पड़ता है मुंगेर। यहाँ ये कैपिटल शिफ्ट कर देते हैं। इनके कैपिटल शिफ्टिंग के रीज़न क्या होता है? इनके कैपिटल शिफ्टिंग का रीज़न ये होता है कि ब्रिटिश ये दूरी बनाना चाहते थे ताकि अपने आप को इन्हांस कर सकें और ब्रिटिश की नज़रों से बच के रह सकें। लेकिन ये चीज़ें ब्रिटिश को पसंद नहीं आती हैं। ब्रिटिश को ये चीज़ें भी पसंद नहीं आती हैं कि इन्होंने कैपिटल शिफ्ट कर दिया। इन्होंने टैक्स, ब्रिटिश कोई टैक्स देती नहीं थी फारूक सियार के उस फरमान की वजह से, लेकिन जो लोकल ट्रेडर्स होते थे, जो इंडियन ट्रेडर्स होते थे, उनसे एक हैवी टैक्स लिया जाता था मीर कासिम के द्वारा, क्योंकि इनको भी अपना राजपाट चलाना था, इनको भी अपना कोर्ट देखना था, इनको भी अपनी जुडिशरी देखनी थी। ये सारी चीज़ें देखने के लिए उनको चाहिए था टैक्स। बट एक ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे इंडियन ट्रेडर्स, जो लोकल ट्रेडर्स थे, उनके भी टैक्स को माफ़ कर देते हैं ताकि ये चाहते हैं किसी बहाने ये ब्रिटिश का नुकसान कर सकें। लेकिन ये चीज़ें ब्रिटिश को नागवार जाती हैं और वो नाराज़ हो जाते हैं। और इसके साथ साथ ब्रिटिश से कॉम्पीट करने के लिए मीर कासिम ने अपनी जो आर्मी थी इनकी, उस आर्मी को ये ट्रेनिंग देते हैं बाहर की आर्मी से, और लोगों से इसको ट्रेंड करवाते हैं। ये सारी चीज़ों का कंसिक्वेंस क्या आता है? ये सारी चीज़ों का कंसिक्वेंस ये आता है कि ब्रिटिश नाराज़ हो जाते हैं और ब्रिटिश खदेड़ देते हैं मीर कासिम को। जब ये मीर कासिम को खदेड़ते हैं मुंगेर में, तो वो भागकर कहाँ जाते हैं? अवध जाते हैं। चूँकि ब्रिटिश से लड़ पाना इनके अकेले के बस की बात नहीं थी, तो ये अवध वाले से मदद मांगते हैं। अवध को जो उस वक्त रूल कर रहे थे उनका नाम था सुजाउद्दीन। सुजाउद्दीन अवध को जब रूल कर रहे थे, वो कहते हैं कि हाँ ठीक है, हम तुम्हारी मदद करेंगे। और ब्रिटिश के जो रूलर थे शाह आलम, वो भी कहते हैं कि हाँ हम भी तुम्हारी मदद करेंगे। तो यहाँ पे 3 राजाओं की टीम बन जाती है, जिसमें से मीर कासिम होते हैं, सुजाउद्दीन होते हैं और हमारे शाह आलम होते हैं। अब आप देखिए, एक एंड पे 3 आर्मीज हैं, जिसमें से एक मुगल की आर्मी है, एक अवध की आर्मी है और एक मीर कासिम की आर्मी है। एक बैटल होता है जिसे हम कहते हैं बैटल ऑफ बक्सर। दे वेर वेरी कॉन्फिडेंट कि हम इस बैटल को जीत लेंगे। बट जब लड़ाई होती है इन द बैटल फील्ड, उस वक्त रॉबर्ट क्लाइव लंदन में छुट्टी मना रहे होते हैं और उन जो ब्रिटिश की आर्मी थी उसको लीड कर रहे होते हैं हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो वॉज अ वेरी एबल एंड वेरी ब्रूटल आर्मी लीडर जो उस चीज को लीड कर रहा था। कंपनी के मिसयूज, दस्तक के मिसयूज की वजह से, फाइनेंशियल लॉस की वजह से, ये सारी चीजों की वजह से नवाब जो मीर कासिम होते हैं वो कहीं ना कहीं अपोजिशन में जाते हैं ब्रिटिश के। अब आप देख सकते हैं कॉन्फेडरेसी विथ नवाब ऑफ अवध, शुजाउद्दौला एंड शाह आलम टू, ये तीनों मिलकर फाइट करते हैं। बट हेक्टर मुनरो अ डिसिसिव विक्ट्री ओवर मीर कासिम एंड हिज एलीज। ये लड़ाई बहुत कम देर चलती है और हेक्टर मुनरो बहुत बुरी तरीके से हरा देते हैं, इंडिया की 3 बड़ी पावरों को हरा देते हैं। इस वजह से इस पावर को कहा जाता है कि दिस वाज अ डिसिसिव बैटल। ये लड़ाई जो बैटल ऑफ बक्सर ब्रिटिश जीतती है, यहाँ से ये बता देती है कि अब इंडिया में हमें कोई कॉम्पीट करने वाला नहीं है, अब हमें कोई रोक नहीं सकता है एक बड़ी पावर बनने से। इससे पहले वाली बैटल जो बैटल ऑफ पलासी होती है 1757 में, उस 1757 में जो फाइट होती है वो कहीं ना कहीं ट्रेट बेस्ड होती है। वो डिसाइड नहीं करती है दैट यू आर द बिगेस्ट पावर हु कैन डू एनीथिंग इन दिस टेरिटरी। बट बैटल ऑफ बक्सर में चूंकि 3 बड़ी पावरों को इन्होंने हरा दिया था, तो इन्होंने अपनी आर्मी की पावर, अपनी आर्मी की स्ट्रेंथ बता दी थी, अपनी सुप्रीमेसी का सबूत दे दिया था इन्होंने, जिसकी वजह से हम बैटल ऑफ बक्सर को डिसिसिव बैटल कहते हैं। अब जब बैटल हो गया, आगे क्या? बैटल के बाद ट्रीटी। जब ट्रीटी की बात आती है तो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के नाम से हम इसको जानते हैं। इस ट्रीटी को करने वाले थे रॉबर्ट क्लाइव। जब वहां से वापस आ जाते हैं तो ये ट्रीटी रॉबर्ट क्लाइव और नवाब ऑफ अवध, चूंकि इस बैटल के बाद, बैटल ऑफ बक्सर के बाद, जो बंगाल के नवाब मीर कासिम है वो रन अवे हो जाते हैं, वो कहीं भाग जाते हैं। उसके बाद ये ट्रीटी होती है अवध और शाह आलम टू के बीच में ट्रीटी होती है, जिसे हम ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के नाम से इतिहास में पढ़ते हैं। तो ये कहानी थी पूरी बंगाल की, कैसे पलासी होता है, कैसे बक्सर होता है, उसके बाद कैसे सारी चीज़ों को इम्पोज कर दिया जाता है, ब्रिटिश पावर कैसे आ जाती है बंगाल में, ट्रेड से लेके, टेरिटरी से लेके, आर्मी से लेकर सभी चीज़ों में, टैक्सेस से लेके सब में कैसे उनकी मोनोपोली आ जाती है। ये स्टोरी हमने देखी बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ पलासी की, और बंगाल इन्वेजन की, कैसे बंगाल को उन्होंने अपनी पावर बना लिया। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद अगर हम देखें तो नवाब सुजाउद्दौला एग्रीड टू सरेंडर इलाहाबाद एंड कारा। ये 2 जगह थे
जो शुजाउद्दौला जो अवध में आता था, वो ये दोनों टेरिटरी इलाहाबाद और कारा इन्होंने शाह आलम II को देने की बात कही। दूसरी चीज क्या थी? 50 लाख रुपए टू द कंपनी एज वॉर इंडिपेंडेंसी। ब्रिटिश वाले लोगों ने कहा कि यार तुमसे मेरी लड़ाई जो हुई बैटल ऑफ बक्सर, इसमें हमारा बहुत नुकसान हो गया है, इसके लिए तुम्हें हमें पेनाल्टी देनी पड़ेगी। एक तो बंगाल को रूल करने का हमारे इंडियन राजा को हरा भी रहे थे और हमारे यहाँ से वो पेमेंट भी ले रहे थे, तो 50 लाख की इंडिमेंटी लगती है इनको। गिव बलवंत सिंह जमींदार ऑफ बनारस फुल पोजीशन ऑफ स्टेट, और ये बलवंत सिंह जमींदार ऑफ बनारस रहते हैं, इनको फुल पोजीशन दे दिया जाता है स्टेट का। ये तो नवाब सिजाउद्दौला के साथ ट्रीटी होती है। दूसरी एक और ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद होती है, वो शाह आलम II के साथ होती है। इनको क्या, इनसे इलाहाबाद लेके शाह आलम को दे दिया जाता है और कहा जाता है कि अंडर द कंपनीज प्रोटेक्शन आप इलाहाबाद को रन करें, लेकिन आपको रन हम करेंगे। तो ये ट्रीटी में होती है बात। एक फरमान इशू किया जाता है दीवानी ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा, जो सबसे फर्टाइल लैंड जिसकी बात मैंने की, जहां पे माइंस मिल रहे हैं, जहां मिनरल्स मिल रहे हैं, जहां पे लैंड बहुत फर्टाइल है, उसको उसकी दीवानी राइट मतलब नो टैक्स, जिसका कोई टैक्स नहीं लगेगा, वो राइट ब्रिटिश इंडिया को मिल जाता है सिर्फ 26 लाख रुपए में। ईस्ट इंडिया कंपनी इन लिeu ऑफ एन एनुअल पेमेंट ऑफ 26 लाख। तो ये सारी स्टोरीज आती है, आप देख रहे हैं ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में कैसे उन्होंने जीतने के बाद इंडिया का नुकसान किया, बंगाल का नुकसान किया, अवध का नुकसान किया। ये सारा प्रोसेस हमारे ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में आता है, जो ट्रीटी हमारे रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा की जाती है। रॉबर्ट क्लाइव वाज वेरी एबल। ये क्लर्क से वाइसराय का सफर, इंडिया में अगर ब्रिटिश कॉलोनी एस्टेब्लिश हो पाई तो उसका क्रेडिट सबसे ज्यादा रॉबर्ट क्लाइव को ही जाता है। अगर ये बनना नहीं होता तो शायद हम कॉलोनी नहीं बनते, शायद हिस्ट्री कुछ और ही होती। आगे चलते हम डुअल गवर्नमेंट्स इन बंगाल की बात करते हैं। बंगाल जब बैटल ऑफ पलासी से आगे बढ़ता है तो इसे हम लूट ऑफ बंगाल कहते हैं। एक टेन्योर रहा 6-7 ईयर्स का, जिसको हम लूट ऑफ बंगाल के नाम से जानते हैं। ये बंगाल से सारी चीजें लेते थे, हमारे यहाँ से हैंडीक्राफ्ट उठाते थे और अपने ब्रिटेन में जाके बेचते थे। ये सारा ट्रेड, जितनी पावर्स थी, जितने रिसोर्सेज थे, जितनी प्रॉफिटेबिलिटी थी, वो सारा बंगाल से उठा के ये अपने इंग्लैंड में जाके इन्होंने अपनी बेनिफिट्स को, और 7 साल तक इन्होंने इंडिया को लूटा, बंगाल को लूटा। वो बंगाल जो अपने रिच कल्चर के लिए, अपने रिच इंडोलरेंस के लिए माना जाता था, उसको ये कहीं ना कहीं डिके करते हैं और 7 साल तक इसे हम लूट ऑफ बंगाल के नाम से भी जानते हैं। अब एक डुअल गवर्नेंस की बात आती है। डुअल गवर्नेंस का मतलब क्या होता है, किसने इंट्रोड्यूस किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा ये डुअल गवर्नेंस इन बंगाल शुरू किया जाता है ट्रीटी इलाहाबाद के बाद। ये आप देख सकते हैं 1765 से लेके 1772 तक का जो टेन्योर है, ये 7 ईयर्स तो जो था, इसे हम डुअल गवर्नेंस के नाम से जानते हैं। ये टेन्योर डुअल गवर्नेंस का था। डुअल गवर्नेंस का मतलब क्या है कि एक पावर वहां रूल करेगी, लेकिन उसके ऊपर जो पावर होगी वो पावर होगी ब्रिटिश की पावर, डबल, जिसको हम डायरकी के नाम से भी जानते हैं। निजामत एज वेल एज दीवानी राइट्स। अब निजामत और दीवानी के राइट जो थे वो दिए गए ब्रिटिश के हाथ में। ब्रिटिश ने अपने हाथ में निजामत और दीवानी राइट ले लिया था। ब्रिटिश की पॉलिसी ये थी कि जितने बेनिफिट वाले पोस्ट हैं, जितने बेनिफिट वाले वर्क है, दीवानी राइट हमें दे दो, निजामत हमें दे दो, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन वाला पोर्शन है, जहां पे कि आंसरेबिलिटी है, जहां अकाउंटेबिलिटी वाली बात आती थी, वो वहां पे इंडियन किंग्स को आगे कर देते थे। वॉरेन हास्टिंग आते हैं, वो एबॉलिश करते हैं इस लूट ऑफ बंगाल को, इस डुअल गवर्नमेंट को ये खत्म करते हैं। क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव पे बहुत चार्जेस आ जाते हैं, जहां पे कंपनी को इतने बेनिफिट्स हो रहे थे। हम अपनी हिस्ट्री के आगे पोर्शन में पढ़ेंगे, हम रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में पढ़ेंगे और कई चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो जहां बंगाल को, जहां कंपनी को इतना बेनिफिट हो रहा था, वहां पे इंग्लैंड तक ये बेनिफिट पहुंच नहीं पा रहा था। और जो शो हो रहा था, यहाँ करप्शन बहुत ज़्यादा हो गया था, कंपनी को लॉस दिखाया जा रहा था कि कंपनी हमारी लॉस में जा रही। तो इंडिविजुअल पर्सनैलिटीज़ पे करप्शन के चार्जेस थे, जो इनके बोर्ड ऑफ मेंबर्स थे, इन सब पे चार्जेस आने लगे और ये कहीं ना कहीं डेप्थ में जाने लगी थी कंपनी। तो वॉरेन हास्टिंग आके इसको अबॉलिश करते हैं और वहाँ पे डुअल गवर्नमेंट सिस्टम को ख़त्म करके इन्होंने न्यू रूल लेके आते हैं। अब हम बात करते हैं अपने दूसरे स्टेट के बारे में, वेरी इंपॉर्टेंट, वो हमारा मैसूर।
मैसूर भी रेजिस्टेंस शो करता है। एक तरफ बंगाल का रेजिस्टेंस देखा हमने सिराजुद्दौला का, दूसरी तरफ हम मैसूर की बात करते हैं। मैसूर में जो रूल चल रहा था वो वाडियार किंग्स के रूल चल रहा था। ये वाडियार किंग्स जो थे इनका रूल चल रहा था। वाडियर किंग का रूल चलते चलते एक बैटल ऑफ तालिकोटा होता है 1565 में। 1565 में विजयनगर के जो किंग होते हैं उनसे और इनकी फाइट होती है। वहां से ये अलग होके वाडियार उनके ही फ्यूडल होते हैं और ये आके अपने रीजन, जिस रीजन को ये रूल कर रहे थे, जो विजयनगर अंपायर से टूट के आते हैं, ये उनके ही फ्यूडल किंग्स हुआ करते थे और ये इंडिपेंडेंट होके मैसूर पे राज करने लगते हैं। लेकिन मैसूर में भी जब वाडियर किंग्स कमजोर पड़ने लगते हैं तो उनका एक बहुत ही एबल सेनापति था जिसका नाम था कमांडेंट, आर्मी कमांडेंट बोल सकते हैं, उसका नाम था हैदर अली। हैदर अली वहां का डिफैक्टो रूलर बन जाता है, मैसूर के डिफैक्टो रूलर बन जाते हैं 1761 का दौर। आप अगर तारीख पे गौर करें, यही 1761 है। यहाँ हमने 1757 में बैटल ऑफ पलासी देखा, हमने 1764 में देखा बैटल ऑफ बक्सर। तो ये सारे इवेंट्स पैरेलली ऑल ओवर द इंडिया चल रहे थे। अब जब हैदर अली देखता है कि ब्रिटिश अंपायर बहुत ज्यादा सुपरसीड कर रहा है अलग अलग इलाकों में, तो ये मैसूर की कमान संभालता है। और चूंकि ये आर्मी कमांडेंट होते हैं तो इनके पास बहुत पावर्स होती है, तो ये रिट्रीट करते हैं। ये कहीं ना कहीं ब्रिटिश आर्मी को के जो पॉलिसीज होती है उसको रिफ्यूज करना शुरू करते हैं। ब्रिटिश की जो सब्सिडरी अलायंस, ब्रिटिश चाहती थी सब्सिडरी अलायंस के बारे में कि हम मैसूर में सब्सिडरी अलायंस को इंपोज कर दें। सब्सिडरी अलायंस क्या है इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन अभी हम पहले देखते हैं मैसूर की कहानी। मैसूर में जब हैदर अली रेबल करना स्टार्ट करते हैं ब्रिटिश के साथ, वो कहीं ना कहीं कॉप अप नहीं करते हैं, वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते हैं। ऐसे सिचुएशन में ब्रिटिश अपनी पावर दिखाती है, ब्रिटिश अपनी पॉलिसीज दिखाती है और एक वॉर होती है, एक सीरीज ऑफ वॉर होती है जिसे हम एंग्लो मैसूर वॉर के नाम से जानते हैं, जो 1767 से शुरू होती है और 1799 तक चलती है। एंग्लो का मतलब होता है ब्रिटिश। जहां भी आप एंग्लो वर्ड देखेंगे उसे हम ब्रिटिश से, और जो ये मैसूर होता है जिसको कि लीड कर रहे होते हैं हैदर अली। ठीक है, तो एंग्लो मैसूर वॉर की एक सीरीज होती है। वो सीरीज आप देख सकते हैं, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर, सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर एंड फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर। 4 ऐसी फाइट्स होती हैं। हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ये बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट हो जाता है, खास करके अगर हम पीटी के पर्सपेक्टिव की बात करें तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हम देखते हैं कि कब और कहाँ हुई थी ये लड़ाइयाँ, इसमें कौन कौन इन्वॉल्व थे और इसमें क्या ट्रीटीज हुई, इंपॉर्टेंट डिटेल्स क्या थे इसके और क्या रिजल्ट आया, इसका कॉन्सिक्वेंस क्या आया। पहले अगर हम एंग्लो मैसूर वॉर की बात करें तो इसमें हैदर अली, निजाम ऑफ हैदराबाद के और जोसेफ स्मिथ, कर्नल ब्रूक्स, माधव राव, ये कई लोग इन्वॉल्व हैं। इसका नाम मैंने यहां पे लिखा है। 67 से स्टार्ट होने वाली लड़ाई 69 तक चलती है, मैसूर के बॉर्डर पे होती है। ये लड़ाई में निजाम और हैदर अली ये साथ में कंबाइन होकर ब्रिटिश के साथ लड़ते हैं। जब ब्रिटिश अटैक करने वाले रहते हैं, चूंकि हैदर अली वाज वेरी पावरफुल, उनकी आर्मी स्ट्रेंथ और उनकी जो स्ट्रेटेजी ऑफ वॉर थी, वॉरफेयर में बहुत ही एक्सपर्ट थे तो वो निजाम को अपने खेमे में कर लेते हैं। वही निजाम जिसके बारे में हमने पढ़ा, खिलिज खान वाला निजाम, निजामुल मुल्क वाला निजाम, हैदराबाद वाले निजाम, वो चूंकि आप अगर मैप में देखें तो कहीं ना कहीं वो बॉर्डर शेयर करते थे एक दूसरे के साथ और ब्रिटिश का खतरा सबके पास था। तो ये दोनों कंबाइंड होकर लड़ते हैं और यहां पे बैटल होती है। इस बैटल को हम बैटल ऑफ चेनगाम के नाम से जानते हैं, या फिर हम इसको त्रिनोमलाई भी कहते हैं, त्रिनोमलाई भी कहते हैं। ठीक है, इस बैटल में क्या होता है, एक जगह होता है जिसे हम अंबर के नाम से जानते हैं या अंबुर के नाम से जानते हैं, इसको सीज कर लिया जाता है। एक और बैटल होता है इसमें जिसे हम बैटल ऑफ ऑस्कोटा के नाम से जानते हैं। ये सारे बैटल्स के जो इवेंट होते हैं, ये हमारी एक लड़ाई हो रही है एंग्लो मैसूर वॉर, उसके अंदर में ही हमारा बैटल ऑफ चेनगाम होता है, उसके अंदर में हमारा बैटल ऑफ ऑस्कोटा होता है। और इंपॉर्टेंट डिटेल्स क्या होता है इसमें, हैदर अली फ्रेंडशिप विथ फ्रेंच, हैदर अली फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो होती है उससे फ्रेंडशिप कर लेते हैं। मैसूर बॉर्डर डिस्प्यूट बिटवीन द मद्रास गवर्नमेंट एंड नवाब ऑफ कर्नाटक, तो ये जो डिस्प्यूट था उसको ये लोग करते हैं। और फाइनल रिजल्ट जो हमारा एंग्लो मैसूर वार का आता है वो यही होता है कि जब ये 67 में स्टार्ट होती है तो सीज ऑफ अंबुर को ये कैप्चर कर लेते हैं। अंबर को कैप्चर करने के बाद जो निजाम और हैदर अली होती है, उन कंबाइंड आर्मी मिलकर ब्रिटिश को हरा देती है और हैदर अली इस वॉर में एज लेते हैं ब्रिटिश के अगेंस्ट में।
इसके बाद जो दूसरी लड़ाई होती है हमारी, ये टेन्योर चलता है 69 के बाद, कहीं ना कहीं चीजें नॉर्मलाइज हो जाती हैं, कुछ दिन तक ब्रिटिश शांत रहते हैं, लेकिन ब्रिटिश को तो कॉन्क्वेस्ट करना ही था, ब्रिटिश को तो उस मैसूर पे अटैक करना था, उस मैसूर को भी अपना अलायंस बनाना था, बल्कि सब्सिडरी अलायंस बनाना था। तो दूसरी बैटल होती है 1780 के दौर में, जिसको हम, जो लोकेशन होती है वो अरकोट में होती है। हैदर अली और उसके बाद इनका बेटा टीपू सुल्तान, जो बहुत ही एबल लीडर कहलाते हैं, बाद में जाके इंडिया की हिस्ट्री में कुछ यूनिक काम भी करते हैं ये, उसके बारे में हम आगे देखेंगे। तो ये हैदर अली और टीपू सुल्तान मिलके जब फाइट करते हैं सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर में, इसमें कुछ ट्रीटीज होती हैं। ये बैटल 4 साल तक चलती है, लेकिन इसका कोई रिजल्ट नहीं आता है। तब जाके इसके बीच में एक ट्रीटी होती है जिसको हम जो बैटल है उसको हम बैटल ऑफ पोर्टो नोवो के नाम से जानते हैं, और एक ट्रीटी होती है जिसको हम ट्रीटी ऑफ मैंगलोर के नाम से जानते हैं। इस ट्रीटी में क्या होता है, सीज ऑफ मैसूर हो जाता है और मैसूर को ये लोग सीज कर लेते हैं। यहां से एक ट्रीटी निकल के आती है जिसे हम ट्रीटी ऑफ मैंगलोर कहते हैं। इसमें एक इंपॉर्टेंट इवेंट होता है कि जो माहे वाला पोर्शन है उसको इंग्लिश कैप्चर कर लेते हैं। मराठा प्लस निजाम साइडेड विद इंग्लिश, हैदर अली डिफीटेड। अब 80 से लेके 84 तक जब वॉर चल रहा था, आप देखें क्रोनोलॉजी कैसे चेंज होती है। जब पहला एंग्लो मैसूर वॉर होता है तो हैदर अली के सपोर्ट में निजाम्स रहते हैं, लेकिन जब दूसरा बैटल होता है, दूसरा एंग्लो मैसूर वॉर होता है, वहां पे ब्रिटिश कामयाब हो जाती है मराठा किंग को अपने फेवर में करने में। ब्रिटिश कामयाब हो जाती है निजाम्स को अपने फेवर करने में, वही निजाम जो हैदर अली के साथ रह के ब्रिटिश को फाइट कर रहे थे। तो ये ब्रिटिश की स्ट्रेटेजी और ये ब्रिटिश की कॉन्स्पिरेंसी में आता था कि कैसे हमारे यहाँ के किंग्स को डरा कर अपने टीम में करके आपस में हमारी लड़ाई करवा के डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को इन्होंने आगे बढ़ाया। तो ये सेकेंड बैटल ऑफ मैसूर जब हम देखते हैं तो ये ड्रॉ होता है, इसमें कोई कंड्यूसिव रिजल्ट नहीं आता है। थर्ड बैटल की अगर हम बात करें 1790 टू 92, बहुत ही शॉर्ट टेन्योर में ये वॉर होती है, और इसमें जो फाइट होती है वो मेनली टीपू सुल्तान और कॉर्नवालिस के बीच में होती है, वही लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसमें बैटल ऑफ तेलीचेरी, जहां पे ये बैटल होता है उस जगह का नाम बैटल ऑफ तेलीचेरी होता है, और यहां ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम एक ट्रीटी की जाती है जो श्रीरंगपट्टनम के नाम से जिसको हम जानते हैं। और इस बैटल में टीपू सुल्तान बहुत ही स्ट्रांग फाइट देते हैं ब्रिटिश को, लेकिन इंग्लिश की यहां पे जीत होती है। और जो ट्रीटी यहां पे की जाती है वो टीपूज अटैक ऑन ट्रेवेनकोर, टीपू ने अटैक कर दिया था ट्रेवेनकोर में। टीपू से प्रॉब्लम क्या थी, टीपू से प्रॉब्लम ब्रिटिश को ये थी कि टीपू जो थे वो एली थे, कहीं ना कहीं वो फ्रेंच से इंस्पायर थे, उन्होंने जैकबियन ट्री लगाया था, वो लिबर्टी की बात करते थे, वो कभी गुलामी की बात नहीं करते थे। तो टीपू वाज अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल, ही वाज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने बहुत ब्रूटली फाइट किया, ब्रिटिश को बहुत नुकसान भी पहुंचाया। इवन नेपोलियन तक को दावत दी थी इन्होंने, और नेपोलियन का जो इन्वेजन का खौफ था ब्रिटिश के अंदर, इसकी वजह से इन्होंने इसको एक्सिक्यूट भी किया था। यहां पे ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम होती है। इन्होंने अपने इस ट्रीटी में जो थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर होती है, इसमें टीपू को बहुत नुकसान झेलना पड़ता है। इनके 2 बेटे किडनैप कर लिए जाते हैं, या फिर आप कह सकते हैं 2 बेटे ब्रिटिश इसको ले लेती है, और हाफ इसकी टेरिटरी और 6 करोड़ 1789 की बात हम कर रहे हैं, उस वक्त जो इनको वॉर इंडेमनिटी देनी पड़ती है वो 6 करोड़ के अराउंड में देनी पड़ती है, और 2 बच्चों को इनके प्रिजन में डाल दिया जाता है। आखिरी बैटल जो फोर्थ बैटल ऑफ एंग्लो मैसूर के नाम से हम जिसको जानते हैं, वो हमारे टीपू सुल्तान और लॉर्ड वेलेस्ली के बीच में होती है। आसफ जहां भी इसमें सपोर्ट करते हैं। इसमें बैटल ऑफ श्रीरंगपट्टनम होता है, और इसमें श्रीरंगपट्टनम को सीज कर लिया जाता है, टीपू की डेथ हो जाती है इसमें, और यहां से कहानी खत्म हो जाती है। नेपोलियन प्लान टू इन्वेड इंडिया एंड टीपूज नेगोशिएशन, नेपोलियन तक को इनवाइट कर देते हैं ये इस वॉर में, और नेपोलियन के इन्वेजन का जो खतरा होता है वो ब्रिटिश के अंदर होने लगता है, इसलिए वो जल्दी जल्दी टीपू को ख़त्म करने की साजिश करते हैं। इस लड़ाई में टीपू की मौत हो जाती है और मैसूर इंडिपेंडेंस हो जाता है। और फिर से वो वादियार चोला डायनेस्टी वाले जो होते हैं उनको सौंप दिया जाता है, और ब्रिटिश अपनी सब्सिडरी अलायंस की जो पॉलिसी थी उसको वहाँ पे इम्प्लीमेंट कर देती है।
ये टीपू सुल्तान के बारे में हमने पढ़ा, इनको टाइगर ऑफ मैसूर कहा जाता है। ये पेट्रॉन थे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बहुत बड़े पैट्रन थे ये। उस दौर में ये रॉकेट टेक्नोलॉजी इंडिया में देने वाले जो सबसे पहले पर्सन थे वो एपीजे अब्दुल कलाम नहीं थे, वो टीपू सुल्तान थे, जिन्होंने उस ज़माने में रॉकेट टेक्नोलॉजी की बात की। इन्होंने सेरीकल्चर, इंडिया में सेरीकल्चर की शुरुआत भी टीपू सुल्तान ने की थी। जैकोबियन क्लब, जो फ्रेंच का क्लब होता है, उसको ज्वाइन किया था इन्होंने। ट्री ऑफ लिबर्टी लगाया था इन्होंने। तो ये लिबर्टी, फ्रेटर्निटी और इक्विलिटी वाला जो कॉन्सेप्ट था उसको फॉलो करने वाले थे। अब बात आती है एक बड़ी पावर की। बड़ी पावर जो मराठा के नाम से जानी जाती है, वही मराठा जो बाजीराव का मराठा था। आप सभी इस चीज से वाकिफ होंगे कि अंडर बाजीराव 1720 और 1740 के बीच में बाजीराव वन एक सिस्टम को बनाते हैं जिसे मराठा कॉन्फेडरेसी के नाम से जानते हैं। मराठा कॉन्फेडरेसी का सेटअप होता है यहाँ पे। मराठा फैमिलीज, मराठा वाज नॉट अ सिंगल रूलर। जैसे हमने देखा कि मैसूर में टीपू सुल्तान रूल कर रहे हैं, मराठा में ऐसा नहीं था। बहुत सारी फैमिलीज थी जो अलग अलग जगह में बटी हुई थी, उन सब के कॉम्बिनेशन को हम मराठा अंपायर के नाम से जानते थे। कौन कौन सी फैमिलीज थी वहां पे? इनके फाउंडर बाजीराव थे, बाजीराव मस्तानी वाले बाजीराव। कौन कौन सी फैमिलीज थी? तो गायकवाड्स और बरोड़ा। आप देखो, बरोड़ा गुजरात के जो गायकवाड्स हैं वो मराठा में आते थे। भोसले ऑफ नागपुर, ये नागपुर के जो भोसले होते थे ये हमारे मराठा में आते थे। होलकर्स ऑफ इंदौर, सिंधियाज ऑफ ग्वालियर, आज भी सिंधिया फैमिली एग्जिस्ट कर रही है, वो सिंधिया हमारे मराठा के पार्ट थे। पेशवा ऑफ पूना, पेशवा बाजीराव, आपने सुना है नाम, ये पेशवा टाइटल भी हम देते हैं। शिवाजी पेशवा, वन ऑफ द एवल एंड वेरी ग्रेट पर्सन इन द हिस्ट्री। मराठा लॉस्ट इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो हमने अभी देखा, अहमद शाह अब्दाली वाला फाइट, जिसमें 1761 में जाके अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में फाइट होती है। बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है इसमें मराठा को, और मराठा अपनी पावर को कहीं ना कहीं लूज करता है। अब हम देखते हैं मराठा और ब्रिटिश के बीच में क्या कॉन्फ्लिक्ट्स रहते हैं। मराठा और ब्रिटिश के बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट था, क्योंकि मराठा जब मुगल डिक्लाइन कर रहा था तो मराठा वाज द ओनली पावर जो इंडिया को रूल कर सकती थी। मराठा जो बहुत लंबे टाइम से इंतजार में थी कि हम कैसे मुगल एम्पायर को ख़त्म करें और मुगल एम्पायर को सुपरसीड करके हम रूल कर सकें इंडिया में, उस चीज़ का एक सुनहरा मौका मिलता है मराठा को। लेकिन अहमद शाह अब्दाली के अटैक के बाद ये वीक पड़ जाते हैं, जिसके बाद ब्रिटिश से भी इनकी फाइट होती है। ब्रिटिश से मराठा की जो वार होती है उसको हम फर्स्ट एंग्लो मराठा वार, सेकंड एंग्लो मराठा वार और थर्ड एंग्लो मराठा वार के नाम से जानते हैं। 1775 से 1782 तक ये 7 साल चलने वाला जो पहला मराठा वॉर होता है, उसमें क्या चीज़ें होती हैं? नाना फडणवीस सपोर्टेड टू माधव राव पेशवा टू बिटवीन ब्रिटिश सपोर्टेड टू रघुनाथ राव। अब देखिए, ये लड़ाई गद्दी की लड़ाई है। ये लड़ाई कौन किंग बनेगा इस चीज की लड़ाई थी, और उसमें ब्रिटिश अपना पार्टिसिपेशन करते हैं। जैसा हमने डुप्लेक्स के बारे में पढ़ा था कि वो इंडिया के इंटरनल अफेयर्स में आके इन्वॉल्वमेंट करने के बाद हमारे ही 2 राजाओं को कि कौन बनेगा इस गद्दी का राजा, कौन रूल करेगा मराठा को। तो अब देखिए, नाना फडणवीस जो उस टाइम के बहुत ही एबल और बहुत ही सुपरसीडिंग पर्सनालिटी थे, वो सपोर्ट करते हैं। वो कहते हैं कि माधव राव पेशवा टू, जब बाजीराव की डेथ हो जाती है तो उसके बाद जो गद्दी है, मराठा की जो कॉन्फेडरेसी है, उसको कौन लीड करेगा, इस चीज को लेके जब डिस्प्यूट होता है तो ब्रिटिश इसमें अपनी टांग अड़ाती है। ब्रिटिश कहती है कि रघुनाथ राव जो उनका पपेट होता है उसको सपोर्ट करती है, और नाना फडणवीस सपोर्ट करते हैं माधव राव पेशवा टू को। इसका कंक्लूजन क्या आता है फर्स्ट मराठा वॉर का? इसका कंक्लूजन ये आता है कि एक ट्रीटी ऑफ सलबाई होती है, जिससे जाके इस वॉर का एंड होता है। सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर की अगर हम बात करें तो इसका जो टेन्योर होता है वो 1803 से 1805 के बीच में होता है। 2 साल का ये टेन्योर होता है। ये होलकर, भोसले, सिंधिया एंड राजा ऑफ भरतपुर, एक पार्टी रहती है जिसमें होलकर रहते हैं, भोसले रहते हैं, सिंधिया रहते हैं, राजा ऑफ भरतपुर रहते हैं, और दूसरी पार्टी रहती है जिसमें बाजीराव टू और ब्रिटिश रहते हैं। बाजीराव टू जो खुद को किंग बनाना चाहते थे। यहाँ सारा गेम जो है वो थ्रोन का गेम है, गेम्स ऑफ थ्रोन ही है ये वॉर हमारी खत्म होती है ट्रीटी ऑफ बसाइन से। इंपॉर्टेंट ट्रीटी है हिस्ट्री में, जिसे हम ट्रीटी ऑफ बसाइन के नाम से जानते हैं। आप देख सकते हैं होलकर फैमिली, भोसले फैमिली,
जितनी सिंधिया फैमिली, ये सारी फैमिलीज का हमने जिक्र किया, वो सारे कंबाइंड फोर्स बन के ब्रिटिश से लड़ाई करते हैं और ये ट्रीटी ऑफ बसाइन से जाके ये एंड होता है। तीसरी वॉर की अगर हम बात करें, तीसरे मराठा वॉर की अगर हम बात करें, तो इसमें पेशवा बाजीराव टू और ब्रिटिश। आप देखो ब्रिटिश कितने कितने क्लेवर हैं वो, कितने ग्रेडी हैं वो, कि अगर सेकंड बैटल ऑफ एंग्लो मराठा वॉर हम देखते हैं तो उसमें ब्रिटिश जिस टीम के साथ खेल रही है वो टीम पेशवा बाजीराव टू की टीम है। जब तीसरा मराठा युद्ध होता है उसमें हम देख रहे हैं कि ब्रिटिश ही पेशवा बाजीराव टू से लड़ाई कर रही है और यहां पे डिक्लाइन ऑफ मराठा हो जाता है। तो ब्रिटिश की दोस्ती और ब्रिटिश की दुश्मनी में ब्रिटिश की दोस्ती ज्यादा खतरनाक हमने हिस्ट्री में देखा। तो यहां पे डिक्लाइन ऑफ मराठा हो जाता है, जहां पे पेशवा बाजीराव टू मारे जाते हैं और हमारे मराठा अंपायर का पतन हो जाता है। तो एक बड़ी पावर मुगल खत्म हो चुकी थी, दूसरी बड़ी पावर मराठा भी खत्म हो चुकी थी। अब आगे अगर हम देखें, कॉन्क्वेस्ट ऑफ पंजाब करते हैं, पंजाब का कंसोलिडेशन हो जाता है। सिख बंदा बहादुर के टेन्योर में यहां पे कॉन्क्वेस्ट ऑफ पंजाब करने पहुंचती है ब्रिटिश। फर्रुख शाह डिफीटेड बंदा बहादुर इन 1715 एंड एग्जीक्यूटेड हिम इन 1716। एक पावरफुल बंदा जिसका नाम बंदा बहादुर था, जो पंजाब को रूल कर रहा था, उसको फर्रुख शाह एग्जीक्यूट कर देते हैं और यहां से पंजाब की कहानी हो जाती है खत्म। उसके बाद आते हैं हमारे रंजीत सिंह, बहुत फेमस आदमी। इनके मिस्ल का नाम जो था सुरका चेतलिया, मिस्ल से ये ताल्लुक रखते थे। 12 सिग्निफिकेंट मिस्ल था इनका। रंजीत सिंह डेवलप्ड अ ब्रूटल ब्लड एंड आयरन पॉलिसी। अगर हम पंजाब की हिस्ट्री में ब्लड एंड आयरन पॉलिसी की बात करें तो उसमें नाम आता है रंजीत सिंह का, और वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पर्सन थे ये पंजाब के रूल्स में, पंजाब के इलाके में रूल करने वाले। जब पंजाब का इतिहास हम पढ़ते हैं उसमें सबसे ज्यादा एबल लीडर यही थे। इनके बीच में एक ट्रीटी होती है जिसे हम ट्रीटी ऑफ अमृतसर के नाम से जानते हैं। 1809 की ये ट्रीटी होती है जो हमारी ट्रीटी ऑफ अमृतसर के नाम से जानी जाती है। इसके बाद एक रूलर आते हैं जिनका नाम दुलीप सिंह होता है। एंग्लो सिख वॉर होते हैं और कहीं ना कहीं पंजाब जो हमारा सिख आप कह सकते हैं सिख कॉन्फेडरेसी थी, जहां पे पंजाब रूल कर रहे थे, सिख लोग रूल कर रहे थे, वहां पे भी चीजें खत्म हो जाती है। 1845 से लेके 1846 तक पहला सिख वॉर चलता है। आर्मी ऑफ पंजाब और ब्रिटिश के बीच में ये लड़ाई होती है और इसमें जो ट्रीटी आती है वो लाहौर ट्रीटी के नाम से जानते हैं इसको। सेकंड एंग्लो सिख वॉर होता है, ये दिलीप सिंह जो हमने पढ़ा अभी, रंजीत सिंह के बाद जो किंग आते हैं जो पंजाब को लीड कर रहे होते वो दुलीप सिंह होते, और दुलीप सिंह और ब्रिटिश के बीच में फाइट होती है जिसमें डिफीटेड टू द सिख एंटर द पंजाब इनटू द ब्रिटिश रूल। अब यहां पे दिलीप सिंह की हार हो जाती है और पंजाब, मैसूर और बंगाल ये सभी अब ब्रिटिश के हिस्से में चले जाते हैं, ब्रिटिश के रूल में चले जाते हैं। एक्सटेंशन ऑफ ब्रिटिश परमाउंसी थ्रू एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी। अब हमने देखा कैसे ब्रिटिश अपनी पॉलिसीज और अपने पावर से इंडिया को एनेक्स कर रही थी, इंडिया में अपना एक्सपेंशन थ्योरी लगा रही थी, कैसे अपनी एक्सपेंशन पॉलिसी लगा रही थी। बट on the other hand, there was not only war, there were not only the guns and cannons that were ruling India. ब्रिटिश सिर्फ पावर से नहीं रूल कर रही थी, अपनी पॉलिसीज से भी रूल कर रही थी। हम ब्रिटिश की कुछ इंपॉर्टेंट पॉलिसीज देखते हैं जिस पे हम बात करेंगे। एक पॉलिसी है जिसको कि हम द पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस के नाम से जानते हैं। वॉरेन हास्टिंग जो डुअल सिस्टम, डुअल गवर्नमेंट को बंगाल में खत्म करते हैं, वो जब इंडिया में रूल करने आते हैं तो वो एक पॉलिसी लाते हैं जिसे हम रिंग फेंस पॉलिसी के नाम से जानते हैं। क्या है रिंग फेंस पॉलिसी का मतलब? आपको मैं बताऊं, रिंग जैसा वर्ड से ही पता चल रहा है। रिंग, सपोज दैट दिस पर्टिकुलर प्लेस ए इज रूल्ड बाय ब्रिटिश एंड दिस पर्टिकुलर प्लेस सी दैट इज रूल्ड बाय सम अदर पावर जिसकी मिलिट्री पावर बहुत ज्यादा है। तो इनकी ये पॉलिसी थी कि अगर हमें अपनी टेरिटरी को सेव करना है तो हमें बॉर्डर शेयर नहीं करना है। हम डायरेक्टली बॉर्डर शेयर नहीं करेंगे अपनी एनिमी के साथ, हम उस पावर के साथ, उस मिलिट्री पावर जिससे हमें खतरा है उसके साथ हम डायरेक्टली कोई बॉर्डर शेयर नहीं करेंगे, जिससे हम अपनी आर्मी को बचा सके, अपनी टेरिटरी को हम सेव कर सके। इसलिए
हमेशा एक बफर जोन बना के रखते थे, जो कि बी स्टेट होता था जिसको बफर जोन बना के रखते थे। अब कैसे बफर जोन बना सकते थे? अगर ये इसको टारगेट करके इसको अपने अंदर एनेक्स कर ले तो ये क्या करते थे, ये जो बी स्टेट होता था उस बी स्टेट में अपनी आर्मी तो पहले से दे के रखते थे, अपनी आर्मी इनके खर्चे पे चलती थी। तो ये सारा प्रोसेस, जो ये पॉलिसी इनकी थी, इस पॉलिसी को ही हम क्या कहते थे? इस पॉलिसी को हम रिंग फेंस पॉलिसी के नाम से जानते थे, जिसमें ये मिलिट्री सपोर्ट देते थे अपने बफर स्टेट को, जिससे कि डायरेक्ट इनका इन्वॉल्वमेंट ना हो इनके एनिमी स्टेट से या मिलिट्री पावर से, जो इनको लीड कर सकती थी, जो इनको हरा सकती थी या जो इनको नुकसान पहुंचा सकती थी। उसके लिए एक बफर स्टेट ये कोशिश करते थे कि एक बफर जोन बना के रखें, उस बफर जोन को अपनी मिलिट्री सपोर्ट देते थे, और जितने भी आउटसाइड एग्रेशन होते थे उसके खिलाफ ये बफर स्टेट को अपनी मिलिट्री सपोर्ट की बात करते थे। और मजे की बात ये थी कि इनकी मिलिट्री उनको सपोर्ट करती थी और उनसे पैसे भी लेती थी, बफर स्टेट की तरह उसका भी फायदा भी उठाते थे। तो ये वॉन एंड हास्टिंग की पॉलिसी थी, जिसे हम रिंग फेंस पॉलिसी के नाम से जानते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉलिसी, आपने देखा अभी लेक्चर में कई बार सब्सिडरी अलायंस का जिक्र आया। सब्सिडरी अलायंस, अलायंस मतलब तो अलायंस ही होता है, बट सब्सिडरी अलायंस क्या होता है? ये लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा लाई गई ये पॉलिसी, जिसको हम सब्सिडरी अलायंस के नाम से जानते हैं, ये एक्सटेंशन था। रिंग फेंस पॉलिसी जो थी उसका एक्सटेंशन था। जब नेपोलियन के एक्सपीडिशन की बात होती है इंडिया में, जैसा मैंने बताया आपको टीपू सुल्तान की स्टोरी जब मैंने बताई, तो आपको बताया कि उन्होंने नेपोलियन को इनवाइट दिया था, क्योंकि फ्रांस से उनकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग बन चुकी थी, वो अपनी ट्रेनिंग दे रहे थे, वो सेरिकल्चर कर रहे थे। तो उस ड्यूरेशन में जब नेपोलियन के एक्सपेंशन की बात आती है तो ये सब्सिडरी अलायंस लाते हैं। ये डुप्लेक्स वाज द फर्स्ट यूज दिस सिस्टम। डुप्लेक्स पहला पर्सन था जिसने इस सब्सिडरी अलायंस को फॉलो किया था। सपोज दैट दिस इज अ टेरिटरी रूल्ड बाय इंडियन किंग्स, तो ये इंडियन किंग्स में अपनी आर्मी रखने की, स्टैंडिंग आर्मी रखने की जो पॉलिसी थी, स्टैंडिंग आर्मी विद रेसिडेंट, इसे हम सब्सिडरी अलायंस के नाम से जानते हैं। मतलब किला तो आपका रहेगा बट आर्मी ब्रिटिश की रहेगी। क्या क्या होता था सब्सिडरी अलायंस में? एक तो इनकी आर्मी रहती थी, इस आर्मी का सारा खर्चा इस किंग को उठाना पड़ता था, इनके खाने से लेके इनके आर्मी एक्सपेंसेस सब ये उठाते थे। दूसरी चीज, सब्सिडरी अलायंस में आने के बाद इनको अलाउड नहीं था कि ये किसी से वॉर कर सके या किसी से अपनी अलायंस कर सके, किसी भी एक्सटर्नल अदर टेरिटरी से ये अपनी कोई पॉलिसी नहीं कर सकते थे, कोई अलायंस नहीं कर सकते थे। एक और चीज क्या थी, इनकी जो अपनी इंटरनल मीटिंग्स होगी उसमें भी ब्रिटिश का एक बंदा मौजूद रहेगा, वो इन्वॉल्व नहीं करेगा लेकिन वो मौजूद रहेगा। तो ये सारी चीजें सब्सिडरी अलायंस के अंदर में आती थी। और परमानेंट स्टेशनिंग ऑफ अ ब्रिटिश फोर्स ऑन हिज टेरिटरी एंड टू प्रोवाइड अ मेंटेनेंस फी। ये मेंटेनेंस फी कहां से जाती थी? तो ये मेंटेनेंस फी उस पर्टिकुलर टेरिटरी के द्वारा जाती थी, उस पर्टिकुलर किंग के द्वारा जाती थी, जहां पे ये सब्सिडरी अलायंस को इंपोज करते थे। और इंडिया वाले भी बड़े खुशी खुशी सोचते थे, अरे हमें तो मिलिट्री सपोर्ट मिल रहा है, तो ये राजी हो जाते थे, क्योंकि इनके आपस के डिस्प्यूट इतने होते थे। तो इनको लगता था ठीक है, हमें मिलिट्री सपोर्ट ब्रिटिश से मिल रहा है, और ब्रिटिश ने अपना नाम कमा रखा था उस वक्त। नॉट अलाउड टू हायर एनी यूरोपियन वर्कर्स, ये अलाउड नहीं थे कि ब्रिटिश के अलावा किसी भी यूरोपियन वर्कर को ये हायर कर सके, विदाउट फर्स्ट कंसल्टिंग द कंपनी बाय परचेजिंग सिक्योरिटी। द इंडियन एम्परर्स फॉरफिटेड देयर इंडिपेंडेंस। अब जब आप पे इतने फाउंडेशंस लग जाएंगे, आपके यहाँ दूसरे की आर्मी आके रहेगी। अभी भी हम देखते हैं इन दिस डेमोक्रेसी कि यूएस अपनी आर्मीज को अलग अलग जगह स्टेशन कर देता है, वहां जाके एक अलग इमेज, एक अलग डेमोक्रेसी की बात करता है। तो कॉन्टेम्परेरी टाइम में भी ये चीजें हम देख सकते हैं। तो ये सब्सिडरी अलायंस वाली पॉलिसी डुप्लेक्स से शुरू होते हुए यहां हमारे लॉर्ड वेलेस्ली तक पहुंच चुकी होती है। कुछ स्टेट्स थे जो सब्सिडरी अलायंस के पैटर्न को फॉलो करते हैं। उसमें सबसे पहला हमारा अवध था, उसके बाद हैदराबाद, उसके बाद हमारा तंजौर, और हमारे पेशवाज, आप देख सकते हैं पेशवा, भोसले, सिंधिया, राजपूत, सब सब्सिडरी लाइंस में चले जाते हैं। सब अपनी पावर, सब ब्रिटिश के कदमों में झुक जाते हैं, ब्रिटिश को अपना सारा पावर दे देते हैं। इसी चीज का अपोज करने वाला मैसूर, वो टीपू सुल्तान, जिसकी वजह से उसको एनेक्स कर लिया जाता है। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जिसने सब्सिडरी अलायंस को अपोज किया था, और जिसकी वजह से उसको एग्जीक्यूट भी होना पड़ा, खत्म भी होना पड़ा। एक और पॉलिसी हमारी, जिसको हम डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की बात करते हैं। लैप्स मतलब कमी, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स।
किसी भी रूलर के सब्सिडरी अलायंस हो चुका, रिंग फेंस पॉलिसी हो चुकी। अब डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स क्या है? उस दौर में ये होता था कि अगर आपके पास अपना कोई वारिस नहीं है, इफ यू डोंट हैव योर ओन हेयर, एट दैट सिचुएशन ब्रिटिश अपनी ये पॉलिसी लाती थी कि अगर तुम्हारा अपना कोई वारिस नहीं है, तुम्हारी अपनी कोई संतान नहीं है, तो वो किंग नहीं बन सकती है। वो अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस लगा के उस चीज को एनेक्स कर लेती थी। और जैसे कि अगर हम देखें यहाँ पे लॉर्ड डलहौजी ने लाया इस पॉलिसी को, द अडॉप्टेड सन माइट इनहेरिट हिज फोस्टर फादर्स प्राइवेट प्रॉपर्टी बट नॉट द स्टेट। अब देखो वो क्या कहते थे, सपोज दैट एक्स एक टेरिटरी है, इस किंग के पास इसकी अपनी हेयर, अपनी संतान नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में नॉर्मली क्या होता था, ये किसी को गोद लेते थे और उसे अपना किंग बना देते थे अपनी विल के अकॉर्डिंग। बट ब्रिटिश ने देखा कि दिस इज ऑल्सो अ स्टेप जिससे कि हम लोग इंटरफेरेंस कर सकते हैं इनके टेरिटरी में। तो ब्रिटिश ने कहा कि अगर आप अपनी गोद ली हुई संतान को, एडॉप्टेड हेयर को आप किंग बनाओगे, तो उस पे पूरा टेरिटरी का राजा नहीं बनेगा, वो आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी को सिर्फ वो इनहेरिट कर सकता है। और जैसा कि हमें पता है उस टाइम फ्री स्टेट हुआ करते थे और हमारे सब्सिडरी अलायंस वाले स्टेट हुआ करते थे, तो इन्होंने ऐसे टारगेट किया और कहीं ना कहीं इनकी एनेक्सेशन पॉलिसी में ये डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स ने बहुत काम किया। जो पहला स्टेट था हमारा सतारा 1848 में, ये डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के थ्रू एनेक्स किया जाता है। फिर नागपुर, झांसी की रानी की कहानी हमने पढ़ी है, आगे हम हिस्ट्री में भी उसको डिस्कस करेंगे। फिर बाघट हिमाचल प्रदेश, संबलपुर उड़ीसा एंड जैतपुर बुंदेलखंड, ये सभी जगह ये लोग अपनी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की पॉलिसी को लगाते हैं। नवाब वाजिद अली शाह was overthrown by Lord Dalhousie in 1856 on the grounds of misgovernance and Awadh was seized। नवाब वाजिद अली शाह जो अवध के किंग हुआ करते थे, उनकी भी टेरिटरी को एनेक्स कर लिया जाता है। जब ये अपनी सारी पॉलिसीज नहीं लगा पाते हैं तो वहां पे ये मिस गवर्नेंस की पॉलिसी लगा के उसको एनेक्स करते हैं। आज के लेक्चर में हमने बहुत सारी चीज़ों पे डिस्कस किया, हमने ब्रिटिश की पॉलिसीज पे डिस्कस किया, हमने रीजनल स्टेट पे डिस्कस किया। आगे आने वाले चैप्टर्स में हम देखेंगे सिविल एंड ट्राइबल अपराइजिंग, कि जब ब्रिटिश पावर यहाँ पे एक्यूमुलेट हो रही थी तो यहाँ की जो जनता है वो कैसे कब तक जुल्म सहेगी और कैसे वो इस चीज़ को रिबेल करती है। उन सारी चीज़ों पे हम अगले लेक्चर पे चर्चा करेंगे। थैंक यू।